सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षाएं हम एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं। जो चौथी कक्षा थी जिसमें हम व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसके बाद उसे कंटिन्यू करते हुए यह अगली कक्षा में लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं और उन 33 व्यंजनों का एक जो प्रमुख वर्गीकरण है वो हमने किया। उन्हें अलग अलग 3 वर्गों में विभक्त करके हमने उनका अध्ययन किया और जो 33 व्यंजनों की बारीकी हैं और उनके साथ उत्क्षिप्त ध्वनियां यानी ड़ और ढ, इनके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली कक्षा में की। जो साथी सीधे इसी कक्षा में आकर जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप पिछली कक्षाएं एक बार जरूर देख लें, ताकि वर्ण विचार का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अगर उसे 0 से 0 से लेकर चलते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से आगे की बातें समझ में आएंगी। चलिए, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की कि 33 व्यंजनों का जो वर्गीकरण हमने प्रमुख रूप से 3 रूपों में किया, 3 आधारों पर किया। वह क्या था? तो पहला था स्पर्श व्यंजन, और इसमें कुल मिलाकर कितने व्यंजन आते हैं? 25। यानी स्पर्श व्यंजन में 25 हैं। कहां से कैसे शुरू होते हैं और मैं तक चले जाते हैं, इन्हें क्यों स्पर्श कहा जाता है, ये बातें हम विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसके बाद ये र ल व, इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ कहने के पीछे क्या तर्क है, ये बात भी हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। और साथियों, हमने यह भी जाना कि ये और वह को हिंदी में अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण भी हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। इसके बाद ये जो शय हैं 3, और मैंने कहा कि राजस्थान में इनके उच्चारण को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। साथियों, इनके उच्चारण को हमने समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी ये कक्षाएं देख पा रहे हैं और वो हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो इनके उच्चारण को शुद्ध रूप में वे करना सीखेंगे। ये शय, फिर शय, स और है, इन्हें हमने ऊष्म व्यंजन कहा। ऊष्म क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु एक रगड़ खाती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिससे उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, उष्णता आती है, और इसी के आधार पर इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। यहां साथियों, जो बड़ी टेबल आप देख पा रहे हैं, अब हम इस पर काम करने वाले हैं। इस टेबल में हम वर्णों का कंप्लीट जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, वह वर्गीकरण हम यहां पे करेंगे। साथियों, जो वर्गीकरण का आधार होता है ध्वनियों का, व्यंजनों का, स्वरों का या वर्णों का, वह आधार मुख्य रूप से 3 आधार वर्गीकरण के होते हैं, जिसमें एक होता है उच्चारण स्थान, जो हम यहां करेंगे। यानी एक वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, एक वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर होता है, जो इसके बाद में करेंगे, और एक वर्गीकरण को हम करण कह सकते हैं। ये करण क्या है? करण का साधन होता है, और ये साधन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी उच्चारण के लिए काम आने वाला जो चल साधन है, जो चलायमान साधन है, उसे हम करण कहेंगे। जिह्वा को करण कहेंगे। क्यों कहेंगे, ये भी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम। जो वर्गीकरण का प्रमुख आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। साथियों, मैंने यहां वर्ण शब्द लिखा है, इसका मतलब इसमें स्वर, व्यंजन सब कुछ शामिल होगा। तो ध्यानपूर्वक देखें, यहां स्वर लिख दिए गए हैं, अयोगवाह लिख दिए गए हैं, और व्यंजन भी उतार दिए गए हैं। इन्हीं के साथ साथ हम चलेंगे, वर्गीकरण करें। इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे मुख में ध्वनि के उच्चारण के लिए जो स्थान है वे कौन कौन से हैं। तो साथियों, जब हम मुख की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो निचला स्थान होता है वह होता है कंठ, जहां से जीभ का स्पर्श भी होता है और हमारी ध्वनि उच्चरित होती है। इस स्थान को कंठ कहते हैं, और कंठ से जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं, बोली जाती हैं, उन्हें हम जिस नाम से जानते हैं वह नाम होता है कंठ्य।
अब कंठ्य ध्वनियां कौन से, इनके बारे में जिक्र करेंगे। हमारी भाषा की वैज्ञानिकता देखिए कि सबसे पहला उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ, जो सबसे नीचे है। इसके बाद यहां से हम आगे ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे मुख में एक स्थान है जिसको हम कहते हैं तालु। तालु को जीभ स्पर्श करे और उससे जो ध्वनियां उच्चरित हो, उन ध्वनियों को हम किस नाम से जानेंगे? तो सिंपल, आप समझते हैं, उन्हें हम तालव्य कहेंगे। इसके बाद थोड़ा और ऊपर जब मुख में बढ़ते हैं तो आपका अगला उच्चारण स्थान आता है जिसे हम कहते हैं मूर्धा। अगले उच्चारण स्थान का नाम क्या है जो और ऊपर है तालु के? उसे हम कहते हैं मूर्धा। और इसलिए मूर्धा को जिह्वा स्पर्श करती है और तब जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद साथियों बारी आती है दांतों की, इसलिए हम उच्चारण स्थान के रूप में बात करते हैं दंत की। और दांतों से जीभ के स्पर्श होने पर जो ध्वनियां प्रस्फुटित होती हैं उन्हें हम कहते हैं दंत्य ध्वनियां। दांतों के बाद अगर बात करें तो हमारे ओष्ठ, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, बाहर का हिस्सा होता है, ओष्ठ से भी ध्वनियों का प्रस्फुटन होता है, उच्चारण होता है। और उन ध्वनियों को हम जो नाम देते हैं वह नाम होता है ओष्ठे। तो ये परंपरागत रूप से हमारे मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान हैं वे ये 5 हैं। लेकिन आधुनिक युग में जो नए शोध होते जा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा में परिवर्तन होता है, भाषा के जनता के उच्चारण में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुसार कुछ नए उच्चारण स्थान भी आजकल के जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने उनका शोध किया, रिसर्च किया और उन्होंने ये साबित किया कि ये ध्वनियां आजकल यहां से नहीं बल्कि दूसरे उच्चारण स्थान से उच्चरित होती हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा यहीं से करेंगे, लेकिन पहले ये परंपरागत रूप से हमें चर्चा करनी आवश्यक है। अब देखिए साथियों, हमारी ये वर्णमाला के साथ ही हम चलेंगे और इस वैज्ञानिकता को समझिए कि किस तरह से हमारी वर्णमाला को वैज्ञानिक विधि से वर्गीकृत करते हुए हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने बनाया है। सबसे पहले देखिए स्वरों की बात करते हैं। एक जोड़ा है स्वरों का, ए और आ। आप बखूबी जानते हैं ये दोनों आपस में सजातीय स्वर भी हैं, क्योंकि आ बना किससे? तो ए में ए मिलाने पर आ बना था। इसका मतलब ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, इनमें फर्क नहीं है। कौन सा उच्चारण स्थान होगा इनका? तो सबसे पहला वाला ही होगा, ए और आ कंठ से ही उच्चारित ध्वनियां हैं, इसलिए इन्हें हम कंठे कहेंगे। स्वरों में से हमने इनको उठा लिया। अब आ जाइए व्यंजन में। साथियों, मैंने जब व्यंजन के सामान्य जानकारियां आपको दी थी तब बखूबी पढ़ाया था कि क्यों एक पंक्ति में ये 5 वर्ण रखे गए हैं, ये उच्चारण स्थान के आधार पर रखे गए हैं। मैंने आपको बताया था इसे हम कै वर्ग कहेंगे और ये सारा का सारा कै वर्ग का ही परिवार है, अर्थात इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान एक ही है और वह है कंठ। तो इसे हम लिखेंगे कै वर्ग। क्या लिखेंगे? कै वर्ग। और कै वर्ग का मतलब क्या हो गया? कै, ख, ग, घ, ङ, ये सभी ध्वनियां कंठ से उच्चरित होती हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कंठ के पास स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम कंठे ध्वनियां कहते हैं। वैज्ञानिकता देखिए, व्यंजनों का पहला जो परिवार है, पहला समुदाय व्यंजनों का आया और पहला ही स्वरों का हमने उठाया और ये ध्वनियां बनी कंठे। अब जब स्पर्श व्यंजनों में से हम कंठे ध्वनियों को ले चुके हैं, अब नीचे आइए, अंतस्थ और ऊष्म, इनके उच्चारण स्थान पर भी हम साथ साथ गौर करेंगे। तो साथियों, यहां से आपको जो ध्वनि उठानी है वह उठानी है। तो आपका जो है यह भी कंठे ध्वनि है, इसका उच्चारण भी कंठ से होता है। और अगर हम अयोगवाह की बात करें तो विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से माना जाता है। तो है के बाद आप लिखे एक उच्चारण यहां पे विसर्ग। इन तीनों का उच्चारण ये आपके ए आ कै वर्ग यहां से लिया है और अयोगवाह में से लिया अह, क्योंकि हकार की ध्वनि है
और इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और ये कहलाएंगे कंठ्य ध्वनियां। इसके बाद 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पर जब जाते हैं तो यहां से दूसरा जो ग्रुप है स्वरों का उसे उठाइए, यानी ई और ई। अब आइए व्यंजनों में, तो व्यंजनों में दूसरा जो परिवार है इस परिवार को लीजिए, तो इसे हम कहेंगे च वर्ग, च वर्ग कंप्लीट। इसके बाद आप अंतस्थ और ऊष्म की बात करेंगे तो साथियों ये और श, ये जोड़ा यहां से उठा लीजिए। ये भी उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो तालव्य यानी तालु के आसपास जिह्वा रहती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। आप जब बोल के देखेंगे च, छ, ज, झ, ये, तो इनमें जिह्वा स्पष्ट रूप से तालु को बहुत ज्यादा स्पर्श करती है, या यूं कहें कि चिपक ही जाती है। लेकिन ये का उच्चारण करेंगे तो भी जीभ का जो पूरा आकार है और स्थान है वो तालु के पास रहेगा, हालांकि पूर्ण स्पर्श नहीं होता जितना इनका होता। अगर पूर्ण होता तो फिर ये का स्थान भी च वर्ग में ही कहीं होता। तो पूर्ण स्पर्श ना होने के कारण ही तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक ऐसे श जो है इसका उच्चारण भी वही जिह्वा यानी तालु के पास जिह्वा को ले जाकर आप करेंगे तभी इसका शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। तो ये जोड़ा यहां से उठाइए अंतस्थ और ऊष्म का, ये च वर्ग और यहां से ई ये उठाया तो हमारा बना तालव्य। इसके बाद बात करते हैं मूर्धन्य की। साथियों यहां मूर्धन्य में आपको स्वरों में से लेना है री को। ऊ को ओष्ठ में लेंगे हम, तो आप स्वरों में से उठाइए री। री के बाद आप आ जाइए यहां व्यंजन। तो व्यंजनों में हमारा पूरा का पूरा ट वर्ग आप जानते हैं मूर्धन्य है, तो ट वर्ग यहां पे हम लिखेंगे। ट वर्ग मूर्धन्य है, ट वर्ग। इसके बाद अगर नीचे देखें तो ये जो दूसरा ये जो बैच है अंतस्थ और ऊष्म का, जिसमें हम देख पा रहे हैं र है और श। ये श का उच्चारण भी मूर्धन्य तरीके से होता है और र के उच्चारण में भी जिह्वा वही जाती है जहां मूर्धन्य उच्चारण में ट वर्ग में जिह्वा जाती है। इसलिए री, ट वर्ग और र और श, एक ये जोड़े चलेंगे लगातार। ये तालव्य हो गया, ये का जोड़ा तालव्य हुआ, ये अगला जोड़ा मूर्धन्य। अब इससे अगला जोड़ा दंत्य हो जाएगा। तो दंत्य की बात करते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि स्वर कोई दंत्य नहीं होता, तो सीधे हम आते हैं त वर्ग पे। त वर्ग हो गया। त वर्ग के बाद हम अगर यहां से बात करें तो ल और श का उच्चारण आप करके देखेंगे। दांत के आसपास जिह्वा का स्थान रहता है, तो ल और श का उच्चारण भी हम कहते हैं कि यह दंत्य होता है। इसलिए इस तरह से हमारा ये जो चौथा वर्ग है स्पर्श व्यंजनों का वह भी कंप्लीट होता है। अब स्पर्श व्यंजनों में केवल एक अंतिम बचता है और वह है प वर्ग। तो इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन पहले स्वर की बात करें। साथियों ऊ और ऊ का उच्चारण करके आप देखें। आप ऊ बोलेंगे तो आपके होठ लगभग मिल चुके हैं, पूरी तरह नहीं मिले, बीच में स्पेस है। अगर पूरी तरह मिल जाते तो ऊ फिर स्वर ही कैसे होता। तो लगभग ओष्ठ मिल गए, इसलिए ऊ और ऊ का उच्चारण हम मानते हैं ओष्ठे। और इसके साथ ओष्ठे में जो वर्ग जुड़ता है वह है प वर्ग, और प वर्ग के जो सभी सदस्य हैं, सभी व्यंजन हैं, वो ओष्ठे हैं। और जो रह गया अब आपका अंतस्थ में, ये यहां तक हो गया, है भी हो गया, वह बच गया है। ये वह जो है ये इसका उच्चारण भी लगभग होठों के बंद होने से होता है, वह हम बोल के देखते हैं। तो इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, ओष्ठे कहेंगे। इस तरह से साथियों हमारे सभी जो व्यंजन हैं 33, इनका हमने जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण था वो इनका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या बच गया उनकी बात करेंगे। तो देखिए आपके स्वर बच गए ए ऐ ओ औ, और अह को हमने विसर्ग को ले लिया है कंठे में, एक बच गया अंग।
तो पहले एक और विभाजन हम कर देते हैं, एक और वर्गीकरण कर देते हैं, और वह है उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नासिका। अगर नासिका के आधार पर हम वर्गीकरण की बात करें तो यहां से हम उठाएंगे अंग यानी अनुस्वार को। अंग का अर्थ है ये अनुस्वार है, और इधर से हम ये जो पंचम वर्ण हैं, आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये सभी पंचम वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, ये नासिक के कहलाते हैं। तो इन्हें आप लिखें यानी ङ, ये, ण, न और मैं, ये सभी के सभी क्या हैं? नासिक के। नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से बाहर निकले उन्हें हम नासिक के कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, ये जो पंचम वर्ण हैं इनके दो स्थान माने जाते हैं। पहला स्थान अपने वर्ग के अनुसार, यानी हम ङ की बात करें तो ये कंठे है और साथ ही साथ यह नासिक के भी है। अगर हम ण की बात करें तो ण मूर्धन्य है अपने वर्ग के अनुसार, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसके उच्चारण में श्वास वायु नासिका से बाहर निकलती है तो यह नासिक के भी है। ऐसी स्थिति न और मैं की भी है। ये अपने वर्ग के साथ तो है ही, इनके उच्चारण स्थान अपने वर्ग के अनुसार तो हैं ही, साथ ही साथ इन्हें नासिक के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु नासिका से बाहर निकलती है। तो ये हो गए हमारे नासिक के। अब हम देखें तो कंप्लीट हमारे दोनों अयोगवाह आ चुके हैं, सारे व्यंजन आ गए हैं। अब बच गए हमारे स्वर ए, ऐ और ओ, औ। साथियों जब हम स्वर की पहली कक्षा हमने प्रारंभ की थी तब हमने देखा था कि ये ए बना किससे? तो ए में ई मिलाने पर ए बनता है। ए का उच्चारण स्थान हमने देखा कि कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और जो ई है इसका उच्चारण स्थान है तालु। आप देखिए ई का उच्चारण स्थान तालु और ए का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कंठ और ई का उच्चारण स्थान था तालु। इन दोनों के योग से ए बना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इनका उच्चारण स्थान तो होगा कंठ तालु, कंठ तालु। और इनका नाम क्या रहेगा? तो कंठ तालव्य इनको कहा जाएगा। और कंठ तालव्य ध्वनियां कौन सी हो गई? एक तो हो गई ए और एक हो गई ऐ। ऐ क्यों हो गई? क्योंकि ए में ए के मिश्रण से ही ऐ बनता है, वृद्धि संधि होती है, आप जानते हैं, आपको बताया था पहली कक्षा में। तो ए कंठ है और ऐ जो है, ये जो ए है ये कंठ और तालु है, तो कंठ कंठ तालु इनसे ये मिलकर बना है ऐ, इसलिए इसका स्थान भी क्या रहेगा? कंठ और तालु। तो ये ध्वनि हो गई कंठ तालव्य। अब हमारे बच गए ओ और औ। इनकी बात करें तो साथियों आपने पढ़ा था कि ए में ओ के मिलने पर ओ बनता है और ए में ओ के मिलने पर औ बनता है। तो इसका मतलब ए क्या है? तो ए है कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि, और ये जो ऊ है ये ऊ कैसी ध्वनि है? तो ये ओष्ठे ध्वनि है, कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होती है, इसलिए इसे हम कहेंगे कंठोष्ठे। कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होने के कारण इसका नाम पड़ेगा कंठोष्ठे। तो कंठोष्ठे ध्वनि कौन कौन सी हुई? एक हुई ओ और दूसरी हुई औ। कुछ भी इसमें रटने की बात नहीं है, आप बखूबी पहली कक्षा में जान चुके थे ए में ओ मिलाने पर ओ बनता है। आप अभी यह जान चुके हैं कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और आप यह भी जानते हैं कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ बनेगा। इस आधार पर ओ औ कैसी ध्वनियां हो गई? तो ये दोनों ध्वनियां कंठ ओष्ठे ध्वनियां हो गई हैं। इस तरह से साथियों ये जो हमारे सभी स्वर अयोगवाह है और व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण इस रूप में हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 8 भागों में हमने इनको विभक्त किया। तो साथियों अब देखिए, यहां तक जो वर्गीकरण हमने पढ़ा वह सामान्य वर्गीकरण था जो प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान होना ही चाहिए, यह अपेक्षा की जाती है। लेकिन अब यहाँ से हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वह ऐसा वर्गीकरण है जो
एग्जामिनर परीक्षाओं में पूछता है, यानी जो प्रश्न आने की संभावना 90% होती है वो इस वर्गीकरण में से आने की संभावना होती है जो हम अब पढ़ेंगे। ये तो परंपरागत हमारा वर्गीकरण है और एग्जामिनर को अपेक्षा है कि सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। अब नए शोध क्या कहते हैं उस संबंध में आप कुछ बातें, कुछ तथ्य लिखिए। अगर मैं इसी लिस्ट को आगे बढ़ाऊं साथियों तो यहां 9 नंबर लगाकर हम एक और उच्चारण स्थान लिख सकते हैं और वह है वर्ष। वर्ष का अर्थ होता है मसूड़े, और वर्ष से बोले जाने वाले जो हमारे व्यंजन हैं वो हैं न, ल और स। साथ ही साथ यहां मैं आपको रोकूंगा और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदी में कुछ गृहीत स्वर और व्यंजन हैं। गृहीत का अर्थ है जिन्हें हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण कर लिया। गृहीत स्वरों की अगर हम बात करें तो हमारे पास अंग्रेजी का हमने एक स्वर गृहीत किया है जो है ओ। ये ओ अंग्रेजी से हमने गृहीत किया है। इसके बाद हमने अरबी फारसी से भी कुछ व्यंजनों को गृहीत किया है। तो अरबी फारसी की जो विदेशी ध्वनियां हमारी भाषा में मिल गई उनके बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए। साथियों मुख्य रूप से क, ख, ग और इसके बाद एक ज और एक फ, मैं यहां लिखता हूं इनको ज और फ, ये अरबी फारसी के ध्वनियां हैं। हमारे जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हुए हैं उन्होंने इन ध्वनियों के लिए इस नुक्ता की व्यवस्था की। आप कई जगह देखते हैं ना कि ये फ के नीचे या ज के नीचे ये जो बिंदी सी है ये क्यों आती है, तो इस बिंदी से आप ये समझिए कि यह हिंदी का फ या ज नहीं है बल्कि यह फारसी की ध्वनि है। और हिंदी में जब इसे लिखते हैं तो नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। और इस नुक्ता का प्रचलन हिंदी में जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने ये नुक्ता प्रारंभ किया था। तो इनके बारे में भी आजकल परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि हिंदी में इन ध्वनियों को प्रयोग में लेते हुए कई शब्द हम लिखते हैं। साथियों इसके आधार पर हम देखें तो यहां से इस जय को उठाइए और ये जो जय है इसका उच्चारण भी कहां से होता है तो हमारे वर्त से होता है। इस आधार पर एक वर्गीकरण इसका होता है वर्त से, और वर्त से यानी मसूड़ों से जिसका उच्चारण होता है। अब इसे समझें। आप तय वर्ग बोलते हैं यानी न को हमने दंते में लिखा, न तय वर्ग का हिस्सा है और वह दंते है। आप तय वर्ग को बोलकर देखिए तय, थे, दे, ध, न। आप तय, थे, दे, ध बोलते हैं तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श कर रही है, लेकिन गौर कीजिए जब आप न का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जीभ दांत नहीं बल्कि मसूड़े को स्पर्श करती है। आप बोलकर देखिए न, इसका मतलब न अब दंते उच्चारण नहीं रह गया है, न का उच्चारण वर्त से यानी मसूड़े से होता है तो ये वर्त से हो गया है। हमने साथियों ल और श को भी दंते में शामिल किया, लेकिन आप ल और श बोलकर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श नहीं करती है बल्कि मसूड़ों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इनका उच्चारण भी हम वर्त से मानेंगे। जय, ध्यान रखिए यह हमारा तालव्य जय नहीं है, यह अरबी फारसी वाला जय है। जय हमारा तालव्य जय और अरबी फारसी का जय, ये जय बोलते हैं इसे, तो इनका उच्चारण वर्त से रहेगा। इसके अतिरिक्त एक और आपको ध्यान रखना है, हम 10 नंबर लगा के उसे लिखें, वो होगा हमारा जो ये हमने कंठे में एक तो है को शामिल किया और एक विसर्ग को शामिल किया। साथियों अब इनका उच्चारण कंठ से नहीं होता बल्कि कंठ से नीचे जो काकल है हमारा, जो वाग यंत्र जिसको कहते हैं, उससे उच्चारण होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान अब काकल माना जाता है। और काकल में क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा आपका है, एक आएगा विसर्ग, और काकल इनका उच्चारण स्थान होने से इन्हें कहते हैं काकल्य ध्वनियां। इनका नाम है काकल्य।
या इन्हें हम जो दूसरा नाम देते हैं वो अली जिह्वी भी दे सकते हैं। अली जिह्व, अली यानी भोरा, काकल को ही अली जिह्व भी कहते हैं। तो अली जिह्वे ध्वनि भी अगर कहा जाए तो वह है और विसर्ग इनको कहा जाता है। यहां से आगे हम और देखें तो देखिए, एक तो है हो गया जो यहां से कट रहा है, आधुनिक वर्गीकरण में एक विसर्ग कट रहा है। इसके अलावा हमारा तय वर्ग का ये जो न था और न के साथ ल और श, ये भी यहां से हमारे हट रहे हैं, ये वर्त से में जा रहे हैं। विसर्ग और ये काकल्य ध्वनियों के रूप में इनको देखते हैं। इससे और आगे बढ़े, एक हमारी ध्वनि है वह को हमने ओष्ठ्य स्वीकार किया। परंपरागत वर्गीकरण में इसे ओष्ठ्य माना भी जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में दोनों होठ लगभग मिलने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन आजकल इसका जो उच्चारण है वह दोनों होठों के मिलने से नहीं, बल्कि होठ, एक होठ और दांत, इनके मिलने से हम वह का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए इस उच्चारण को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दंतोष्ठ्य उच्चारण। दांत और ओष्ठ के संयोग से जो उच्चारण होता है वह होता है हमारे वय का, और इस वय के साथ आप जोड़ सकते हैं इस फारसी के फय को। साथियों, हिंदी का जो फय है उसमें आपको दोनों होठ मिलाने हैं, यानी फै फै पै फै बै भै मैं। लेकिन फारसी का फै जब हम बोलते हैं तो इसमें दोनों होठों को मिलाया नहीं जाता, बल्कि जो ऊपर के दांत हैं वो नीचे के होठ से स्पर्श करते हैं और हम फै बोलते हैं, फै। आपने कई जगह ये देखा होगा, फिल्म ये शब्द लिखा हुआ इस तरह से होता है, फीचर ये शब्द ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इनका उच्चारण हम फिल्म नहीं करना है, दोनों होठों में मिलाना नहीं है, फिल्म नहीं बोलना, बल्कि इसे फिल्म बोलना है, इसे फीचर बोलना है। ये दोनों में अंतर है। तो दंतोष्ठ्य वय और ये जो फै है, इसका उच्चारण स्थल जो है वो तो हो गया दंत और ओष्ठ, और इन्हें कहेंगे हम दंतोष्ठ्य ध्वनियां। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम और चर्चा करें तो हमारे ये फै भी आ गया है। ये तीन ध्वनियां बच गई, कै ख ग फारसी की। अरबी फारसी की जो तीन ध्वनियां हैं इनका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय ध्वनियां। जिह्वा मूल से उच्चारण होने के कारण इन्हें हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो जिह्वा मूलीय ध्वनियां क्या हैं? कै, फारसी का ख और ये ग, ये जिह्वा मूलीय ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी वाले नहीं हैं ये अरबी फारसी वाले हैं। नुक्ता से आप इनकी पहचान करेंगे। एक ध्वनि और बच गई हमारी, जो अंग्रेजी का गृहीत स्वर है अ, तो इस ध्वनि को आप कंठे ही कहेंगे। ये ध्यान रखें, कंठे में आप शामिल कर लें। ये जो अंग्रेजी का आ है इसको हम क्या कहें? तो यह कंठे ध्वनि है। इस तरह से आपको यह वर्गीकरण देखना है। अब साथियों, हम परीक्षा के लिहाज से प्रश्नों की बात करें कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो एक प्रश्न है और आपसे यह पूछ लिया जाए कि स कैसी ध्वनि है। यह एक प्रश्न बनता है कि स कैसी ध्वनि है, और आपको ऑप्शन में मिलता है कि तालव्य, एक आपको मिलता है दंते, एक ऑप्शन आपको मिलता है ओष्ठ्य, और एक ऑप्शन आपको दिया जाता है यहां पे वर्त से। साथियों, आप परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो स दंत्य ध्वनि है, लेकिन जब ऑप्शन में दंत्य और वर्त से, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण में स को वर्त से माना गया है, जब ऑप्शन में ये दोनों हैं, तालव्य भी है और वर्त से भी है, तो आपको आधुनिक वर्गीकरण को सही ठहराना है और इसका सही उत्तर आपको देना होगा वर्त से। यहां अगर वर्त से विकल्प में नहीं है तब आप इसका उत्तर बिल्कुल खुलकर माफ कीजिएगा, ये दंत्य कर सकते हैं। यानी ये दंत्य ध्वनि है, मैंने पहले तालव्य बोल दिया होगा गलती से, दंत्य ध्वनि थी, और अब इसका उच्चारण हम वर्त से करते हैं, मसूड़े से करते हैं, तो हमें इसे वर्त से बताना है। अगर वर्त से ऑप्शन में नहीं है
तब हमें इसका उच्चारण स्थल दंत्य बताना है। ठीक ऐसे ही आपको अगर अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये दिया जाए, स के स्थान पर मान लो है लिख दिया जाता है या विसर्ग लिख दिया जाता है, कैसी ध्वनि है, और ऑप्शन में आपको यहाँ पे जब दो ऑप्शन ये मिलते हैं कि कंठे और एक ऑप्शन आपको मिलता है दंते, तो आप बिल्कुल कंठे करिए है को, कोई समस्या नहीं है, ये कंठे ध्वनि है। लेकिन अगर कंठे के साथ एक ऑप्शन आपको काकल्य मिलता है, काकल्य ऑप्शन अगर मिलता है, तो फिर हमें इसे कंठे नहीं करना है बल्कि इसे काकल्य ध्वनि बताना है। साथियों, जाहिर सी बात है कि नए शोध जब होते हैं तो पुरानी मान्यताएं टूट जाती हैं, और साथ ही साथ हम जैसे वक्त बदलता, भाषा बदलती है, हमारा उच्चारण भी बदलता है। पहले है का उच्चारण कंठ से होता था, लेकिन अब काकल से हो रहा है, तो हमें काकल्य को ही सही ठहराना है, सही मानना है। इसके अतिरिक्त वह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वह कैसी ध्वनि है, तो साथियों इसे दंतोष्ठ्य ध्वनि हम बताएंगे। अगर ऑप्शन में दंतोष्ठ्य नहीं है तब हम वह को ओष्ठ्य ध्वनि मानेंगे, नहीं तो इसे दंतोष्ठ्य बताया जाएगा। कई बार ये अरबी फारसी की जो विदेशी ध्वनियां हैं, इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जिह्वा मूल्य ध्वनि कौन सी है। ऐसा प्रश्न अगर आता है कि जिह्वा मूल्य ध्वनि कौन सी है, ऑप्शन में अगर हमारे दे रखे हैं क, इसके बाद दे दिया च, इसके बाद दे दिया एक ग, और इसके बाद दे दिया आपका ख, तो यहां पे आप देखिए ये हिंदी का क है, नुक्ता नहीं है इसके नीचे, ये च हिंदी का है, ये ख हिंदी का है, ग अरबी फारसी का है। नुक्ता से आप पहचान करेंगे तो यहां ग जो है वह जिह्वा मूल्य होगा। इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से प्रश्न यहां से निकलता है, आप इस वर्गीकरण को बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। दो स्थानों से उच्चारण किन ध्वनियों का होता है, यानी एक ऐसा प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से कौन सी ध्वनियों का, किस ध्वनि का उच्चारण दो स्थानों से होता है, और उसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है एक ल, एक आपको मिलता है आपका स, एक मिलता है आपका न, और एक आपका मिलता है मान लीजिए क मिलता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से किस ध्वनि का उच्चारण दो स्थानों से होता है। तो साथियों यह मत समझ लेना कि लय का उच्चारण दो स्थानों से होता है, एक तो दंते और दूसरा वर्त से। ऐसा नहीं मानना आपको। पहले इसका उच्चारण दंते था, आजकल इसका उच्चारण वर्त से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा न। न क्यों होगा? क्योंकि न का एक उच्चारण आप वर्त से कह सकते हैं, लेकिन इसका एक उच्चारण नासिक के भी है। ये ध्यान रखें, जो पंचम वर्ण हैं उनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, वो नासिका से बोले जाते हैं और वे अपने मूल उच्चारण स्थल से भी बोले जाते हैं। इसलिए जब ऐसा प्रश्न आए यहाँ न भी नहीं हो, मैं हो, एक ही बात है, तो मैं का उच्चारण भी हम दो स्थानों से मानेंगे, मैं ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ न होता तो न ऑप्शन सही होता। तो इस तरह से आपको इन बारीक प्रश्नों पर ध्यान देना है कि कौन सा किसका उच्चारण स्थल स्वीकार किया जाए। तो आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के आधार पर आप अपना उत्तर दीजिए। इससे बाहर कोई प्रश्न इस वर्गीकरण के संबंध में नहीं आ सकता। व्यंजन का जो अगला वर्गीकरण है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत थोड़ा सा काम रह गया है, हमें घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करनी है। इसके अतिरिक्त हमें प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ना है। तो ये अगली कक्षा में हम देखते हैं।